Hello friends, how are you all? I think you all are fine, and here we are with the new grammar topic, which is the last one, which is pending, figure of speech. Okay, so let's have fun with your 13 important figure of speeches. Among those, in this video, we are doing 6. Okay, 6 of them are here. So let's start the beautiful grammar topic, figure of speech. चलिए फ्रेंड्स, आप सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने वाला लेकिन बहुत ही इजी, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो कि आपकी 10th में है। फिगर्स ऑफ स्पीच, इसका पहले तो मतलब क्या होता है, हाँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे खूबसूरत लगने के लिए अलंकार यानी कि गहने यानी कि ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, उसी तरह से हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिन वर्ड्स को या जिन सेंटेंसेस को हमारा इस्तेमाल से वो मोर ब्यूटीफुल, मोर मीनिंगफुल लगता है। इस तरह इन शब्दों के उपयोग से वाक्यों यानी कि सेंटेंसेस को बनाने को और बनने के बाद उसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इट मीन्स हम हमारे सेंटेंसेस को सीधी तरीके से ना बताते हुए उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के उसमें थोड़ा खूबसूरत मिर्च मसाला डाल के जब बोलते हैं तो उसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी वो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत अलग अलग टाइप की है। टोटल फिगर ऑफ स्पीच 24 और कभी कभी 26 भी होती हैं, जिसमें से मेन जो 13 जो फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपके 10th बोर्ड में पूछी जाती हैं, वो इन 2 वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने की, सिखाने की ट्राई करूँगा। और चिंता मत करिएगा, आपको इसी ईयर में बाकी की जो 13 हैं वो भी एक बार सिखा दूंगा, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट है वो हम करते हैं ताकि ऐसे 1 में भी अगर शायद आपको पूछा जाए या तो अभी भी कभी यूज़ करना हो तो आप कर सकें। तो 13 में से पहली जो 6 जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पर है, अलंकार। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट वन है सिमिली, बहुत ही सिंपल। और पहला, जब भी कोई फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करता है तो सिमिली, मेटाफोर, इस तरह से उसके नाम आते जाते हैं। तो जो सिमिली है वो उसको उपमा अलंकार भी हिंदी में कहते हैं। मैंने हिंदी नेम्स कुछ अलंकार के, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के इसलिए लिखे हैं ताकि आपको उसके नाम से भी हाँ बहुत कुछ पता चल जाए। कंपेरिजन्स, हाँ, बिटवीन, दोनों के बीच में कंपैरिजन जब होता है तब ये उसकी जो पहचान क्या है, तो एज या तो लाइक से कंपैरिजन किया गया होगा। तो जब भी कोई सेंटेंस में आपको 10th बोर्ड की जो पेपर पैटर्न है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच 3 मार्क्स की आती हैं, 3 सेंटेंस दिए गए होंगे, उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पहचाननी है। तो किस तरह से हम पहचानेंगे? सेक्शन ए में, हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो सेक्शन ए में है। और इसी तरह से उस जो पोएम्स हैं, आपकी पोएट्रीज़ हैं, उसकी जो लाइंस होंगी ज़्यादातर, तो उसमें किस तरह से हम पहचानेंगे वो यहाँ पे लिया है। तो पहला सिमिली, जो कि एज या तो लाइक से एक दूसरे की कंपैरिजन करता है। कैसे, वो थोड़ा हम और इसको एलिब्रेट करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो बैल के जैसा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एज स्ट्रॉन्ग एज। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वो है। तो आप उसके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो उसको आप सिमिली लिख सकते हैं उसके सामने। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द आराध्या इज़ एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या, बच्चन फैमिलीज, पता है ना आपको। तो आराध्या जो है वो ऐश्वर्या जितनी ही ब्यूटीफुल हैं। तो एज ब्यूटीफुल एज, फिर से एक बार ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, द नॉलेज ऑफ येसा इज़ एज कंप्लीट एज CA,
हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उसका जितना नॉलेज होता है उतना ही। तो ये कंपैरिजन एज के साथ किया हुआ है। उसी तरह से कभी कभी लाइक के साथ भी यूज़ होते हैं। ये सा इज़ नॉलेजेबल लाइक सी एज, तो ऐसा होता है। तो उसमें हम कर सकते हैं आराध्या इज़ ब्यूटीफुल लाइक ऐश्वर्या, सेम। ठीक है, तो ये सिमिली है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो करने जा रहे हैं। ओके, हियर इट इज मेटाफॉर। हाँ, एन इम्पाइल्ड स्माइल, जो सूचित किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, टैक्टिक है। हाँ, सूचित, जो कुछ सूचित का और भी इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रपोज ये बताता है कि दिस इज द दिस वन ओनली, एंड ये यही है ऐसा। तो रूपक उसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कंपैरिजन नहीं लेकिन डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज करके डायरेक्ट करिएगा, उसके जैसा ही बताया जाता है। इट मीन्स माई टीचर इज़ एन एंजल, मेरे जो टीचर हैं वो एंजल जैसे हैं। ठीक है ना। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका जो हार्ट है वो गोल्ड जैसा। एज नहीं किया, यू लाइक नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, दिस क्लास इज़ अ मार्केट, और दिस क्लास इज़ अ जू। जब आपके टीचर्स आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सीधा ही ये फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफोर यूज़ कर देते हैं, रूपक अलंकार। ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। थर्ड वन, एलिट्रेशंस हैविंग द सेम, अनुप्रास अलंकार, उसके जैसा ही। हाँ, जिसका फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो सेम होगा, उसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट आपको पता है। ठीक है, जो हमारी 12 अक्षरी है पूरी, जो अल्फ़ाबेट है उसका जो A E I O U वॉवेल्स है, उसके अलावा उसके सिवाय के जो 21 बाकी के लेटर्स हैं उससे स्टार्ट होता होगा। एक कम से कम दो से ज़्यादा भी कभी हो सकते हैं, 3-4 कभी हो सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से। तो एग्जाम्पल के से देखते हैं। माई डियर इज़ डियर। तो इसमें जो है कि मेरा जो डियर यानी कि हिरन है वो मेरा बहुत ही अच्छा डियर है, मुझे बहुत ही अच्छा प्यारा है। हाँ, तो डी तीनों अंडरलाइन किए हुए हैं, देखिए। ठीक है, लिटिल लाइट लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो इसमें भी इस तरह से है। आपने बहुत ही अच्छा फेमस गाना भी सुना होगा, चंदा चमके चमचम चीखे चोखन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चकोरी चीनी खोर, है ना, ये गाना है। और भी दूसरा है, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन ये सी जो सी एच जो सब सामने आता है ना, वो एलिट्रेशन। हाँ, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर ऐसा भी कुछ देखो आप एग्ज़ाम में, तो सीधा ये सिर्फ नाम याद रखना है और सीधा ये कर देना है। और भी इसके एग्जाम्पल है, शिप शुड स्लीप इन अ शेड, एस शब्द में, और एस एच भी कर सकते हैं। तो 3 SH है इसमें, अंडरलाइन किया हुआ ब्लैक लाइन से, वो आई थिंक समझ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, किरण इज़ किड्स हु कीप प्लेइंग, के 3 बार के आया, तो 3 बार या 4 बार या 2 बार भी कभी कभी हो सकता है, छोटा सा सेंटेंस होता है। तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो सेम साउंड करते हैं, उनके लेटर्स भी तो हैं और उनका जो साउंड, हाँ, उनका जो प्रोनाउन है वो सेम होता है। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब फोर्थ वन करेंगे। चलिए, हाइपरबोल, इसका नाम ही इस तरह से, हाइपर, एकदम जो ऊपर नॉर्मल से भी ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड, जो ओरिजिनलिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज़्यादा, बहुत बड़ा चढ़ा के, जो हमें मानने में भी ना आए कभी, विच वी कैन नॉट एक्सेप्ट नॉर्मली।
हाँ, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो अतिशयोक्ति अलंकार, उसको हिंदी में भी उसका नाम ऐसा है कि लिमिट से ज़्यादा जो हो जाए उसको हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। कितना भी कोई टायर्ड हो, 1 साल के लिए कोई सो सकता है। हाँ, तो इसमें एक लिमिट से ज़्यादा, अगर रफ लैंग्वेज में बात करूँ तो जो फेंका फेंकी की गई है हाँ, तो उसको हाइपरबोल कहते हैं। तो चलिए दूसरा, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस। आपके टीचर्स या तो आपकी मम्मा 1000 बार मैंने बोला है, तू सुनता नहीं है। गिना था क्या? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। हाँ, तो दिस इज, ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। वाह, क्या बात है। आई मूव्ड माउंटेन्स फॉर हर, मैं उसके लिए जो माउंटेन खड़ा है जो वो सामने, उसको मूव कर सकता हूँ। हो सकता है ऐसा कोई इंसान से मूव होता है, लेकिन ये हाइपरबोल एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज़ टॉलर देन कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा मेरा ब्रदर है। अरे दोनों को बाजू में खड़ा रख के देख लो कि कितना फेंक रहे हो, कितना ऊपर है। लेकिन ये फेंकने वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से कभी कभी अतिशयोक्ति हो जाती है। इट मीन्स मोर देन नॉर्मल, मोर देन रिक्वायर्ड, उसको हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके दूसरे कोई रूल्स नहीं है। हाँ, तो इतना वो मत करिएगा, टेंस मत लीजिएगा। आप अगर ऐसा कुछ देखें सीधा एग्जामिनेशंस में कोई, तो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे अलग अलग, जिसमें से आपको ये 13 आपके उसमें है सिलेबस में। फिर भी अगर 24 हमें करना है या 26 करना है तो वो सब भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो 5th वन में जाते हैं। चलिए, 5th फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एसोनेंस। ये नाम याद रखिएगा। हाँ, पहले मैं हर फिगर ऑफ स्पीच में आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये है, लेकिन उसका नाम क्या है वो भूल जाएंगे। वो नाम याद रखना है। हाँ, चलिए, रिपीट द सेम वॉवेल। अभी देखिए, रिपीट द कॉन्सोनेंट। फर्स्ट कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता था तो वो एलिट्रेशंस हुआ था। हाँ, डियर डियर डियर, लिटिल लाइट लक्ष्मण, याद है ना, जो 3rd वन। हाँ, तो ये 5th वन है एसोनेंस, उसको रिपीट द सेम वॉवेल्स। अभी स्वर साम्य अलंकार कैसे? बट स्टार्ट विद द डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल से जो स्टार्ट नहीं होता, ये इसमें फ़र्क है। जो सेंटेंस में जो कोई भी जो वर्ड्स होंगे 2 3 4, वो ऐसे होंगे कि जिनका कॉन्सोनेंट शायद अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो वॉवेल सेकंड वर्ड जो है, जो सेकंड वर्ड होता है, जो वो वॉवेल होगा और सेम वॉवेल होगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लियर करते हैं। हाउ इज़ योर काउ नाउ। हाउ में H, योर में Y, काउ में C और नाउ में N है। कॉन्सोनेंट से ये 4 जो वर्ड हैं वो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका सेकंड वर्ड है, देखिए, हाउ का O, योर का O, काउ का O और नाउ का O, सब एक समान है। हाँ, तो वो रिपीट हो रहे हैं वॉवेल्स एक। तो ऐसा जब कोई भी सेंटेंस आप देखिए तो उसको एसोनेंस कहिएगा। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स है और रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन, और सेकंड लेटर जो है वो वॉवेल है और वो रिपीट हो रहा है तो वो एसोनेंस। ठीक है, स्वर साम्य अलंकार याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैन सेल द वेडिंग बेल्स। मैन, सेल, वेडिंग और बेल्स, ये 4 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। वो चारों अलग अलग कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उनका जो सेकंड वर्ड है, सेकंड लेटर है, सॉरी, वो वॉवेल है, ई है। मैन का ई, सेल का ई, ठीक है, वेडिंग का ई और बेल्स का भी ई। तो ये एसोनेंस हैं। ठीक है, और थर्ड इसका एग्जांपल देखते हैं। जेरी वेंट हियर एंड देयर, नाउ हियर, नो हियर। ओके, सो जेरी का जे, वेंट का डब्ल्यू, एच का सॉरी हियर का एच, देयर का टी एच और नाउ हियर का एच। तो ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उन सब का
जो सेकंड लेटर है वो वॉवेल ई है। जेरी का ई, वेंट का ई, हियर का ई, एंड देयर का ई, और नाउ हियर का ई। तो ये एसोनेंस है। एक बार और बता दूं कि जो वर्ड्स एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उनका जो सेकंड लेटर जो साउंड वॉवेल करता है, अलग अलग कॉन्सोनेंट्स होते हैं लेकिन साउंड एक ही वॉवेल करता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा एलिट्रेशंस और एसोनेंस में। हाँ, एक बार अच्छे से और समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपको नोटबुक में तो ये सब लिखना ही है। अब 6th वन में जाते हैं। ओके, 6th वन इज़ पन, जॉक यूजिंग वर्ड्स, जो हंसाने वाली बात होती है। हाँ, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसको हिंदी में श्लेष भी बोला जाता है, ऐसे शब्द जिनसे डायरेक्ट जॉक्स मिलता है, हमें हंसी आती है। ऐसा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उससे पहले एक बार डायरेक्ट जॉक वर्ड्स नहीं, लेकिन डबल मीनिंग वाला जो वर्ड यूज़ करके जॉक बनाते हैं। एक वर्ड ऐसा, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं हमारी लैंग्वेज में जिसका डबल मीनिंग होता है। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल के साथ देखें। अ बॉस इज लीव्स एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंपनी। उसकी कंपनी के लिए जो बॉस है वो एब्रॉड रहता है। ऐसे थोड़ी होता है, बॉस तो यहाँ पे रहता हो तो उसकी कंपनी ग्रोथ करेगी ना, गुड करेगी ना। इसमें 4th एग्जाम्पल है ना, वो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पहुँचते हैं तब मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वन, व्हेन 2 ऑर्थोपेडिक्स स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। अभी सर्जरी और ऑपरेशन भी है। ऑर्थोपेडिस्ट जो हैं, जो क्या होते हैं, बोन्स, हड्डियां जो होती हैं उनके डॉक्टर्स हैं। तो हमारी दो हड्डियों के बीच क्या होता है, जॉइंट होता है ना। और ये दोनों ऑर्थोपेडिस्ट यानी कि हड्डियों के डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया उसको भी दोनों ने मिलके किया, इसलिए जॉइंट। तो जॉइंट वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं यहाँ पे। तो इनको यूज़ करके ये सेंटेंस जब भी बनाया गया है तो वो पन, श्लेष अलंकार, पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जो थर्ड वन, पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अभी यहाँ पे देखिए क्लाउड वर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि जो क्लाउड यानी कि स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं उसकी बात भी होती है। और दूसरा क्लाउड जो है कि भाई जो आप अगर कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं या तो आप अगर कोई मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें क्लाउड में स्टोरेज कैपेसिटी होता है। आपका जो डेटा है वो क्लाउड में स्टोरेज किया जाता है, उसको क्लाउड बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्लाउड मीनिंग का, वो पायलट है तो स्काई में प्लेन फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो वो क्लाउड वहाँ पे भी स्टैंड करता है और वो स्टोरेज के लिए भी क्लाउड स्टैंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया है। 4th वन जो इम्पोर्टेंट है, मैं बोलता हूँ बहुत बार 10th स्टैंडर्ड के फिगर ऑफ स्पीच में, NCERT के पेपर्स में, यानी कि जो अब आपके भी पेपर्स होंगे उसमें बहुत बार ये एज इट इज़ पूछा गया है। एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर इट मीन्स जो कंट्री के मेन रनर्स हैं, जो कंट्री को जो चलाते हैं वो लोग, उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में उनके ऊपर जॉक्स किया गया है, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि भाई वो लोग कंट्री के गुडनेस के लिए कंट्री से बाहर, एब्रॉड, विदेश में अगर बसते हैं तो वो कंट्री के गुडनेस के लिए होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जॉक्स किया गया है ये। ठीक है, चलिए तो ये सब आपको नोटबुक में लिख देना है। और मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं 7 to 13 वो भी करेंगे। और फिर कुछ समय के बाद आपकी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपके 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं वो भी फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। तब तक ये 13 अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, these were the 6 figure of speech. Rest 7s are there in our another video. Till then, bye bye, have a nice time.